रजनी उदास है। पति को दिल का दौरा पड़ा हुआ है। वे आशा नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर में है। उन्हें सुबह बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद है। अभी अभी उन्हें अंदर ले जाया गया है। बाहर रजनी, उसकी बड़ी बहन अनुपमा, युवा भांजा रोहित और जीजा प्रभाकर खड़े हैं। सभी चिंतित हैं। रजनी के पतिदेव के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। रजनी के पति रमेश की उम्र 54 वर्ष है। उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा है। मृत्यु नाम ही कितना भयानक है कि मनुष्य, जीव जंतु हो या प्राणी, मृत्यु से दूर भागने की कोशिश में ही रहते हैं जब तक कि उनका जीवन है, जब तक कि उनकी सांसें चल रही हैं। रजनी, स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा चिंतित है। उसके 2 बच्चे हैं। 19 वर्षीय सौम्य कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और 12 वर्षीय नेहा 8वीं कक्षा में है। दोनों पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से घर पर वडोदरा में ही हैं। रजनी वडोदरा में रहती है। भांजे रोहित की एंगेजमेंट के उपलक्ष्य में यहां रमेश के साथ बहन के घर कानपुर आई हुई है। अब सोफे पर बैठी रजनी आंखें मूंदे है। वह सोच रही है कि इस अस्पताल का नाम आशा नर्सिंग होम है और शादी से पहले उसका नाम भी आशा था। रमेश के साथ शादी होने के बाद उसका नया नाम रजनी हो गया और आज वह अपने असल नाम को याद करती हुई यहां आशा नर्सिंग होम में है। अजीब संयोग है। अरे, मैं तो यहां बड़ी बहन अनुपमा के घर कानपुर आई हुई हूं। यह मेरा मायका है। माम बाऊजी तो अब नहीं रहे। बाऊजी का घर-बार, कपड़े की दुकान, सब कुछ बेचकर बड़े अमर भैया परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे हैं। इंजीनियर अमर भैया पहले वहां नौकरी के बहाने गए और बाद में शादी भी अपने ऑफिस में कार्यरत अमेरिकन लड़की से कर ली पहले माँ, और बाद में बाऊजी की मृत्यु हुई और अमर भैया का मानो भारत से नाता ही टूट गया। अब रह गई हम 2 बहनें जो सुख दुख में एक दूजी का साथ निभा रही हैं। अनुपमा दीदी के बेटे की कल शाम एंगेजमेंट है। हेलो कहते हुए रजनी ने फोन कान से सटाया। बेटे का वडोदरा से फोन था। कैसे हो मम्मी? पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम कहीं बाहर हैं बेटे, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रजनी ने फोन बंद कर दिया। वह बच्चों को कुछ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वे परेशान हो सकते थे। अब वह फिर से सोचने लगी। रमेश, दूर की रिश्ते की बुआ के बेटे को मैंने ही पसंद किया था। तब मैं एमए इंग्लिश की पढ़ाई कर रही थी। रमेश इंजीनियर था और बड़ा ही हैंडसम था। सरकारी नौकरी, कार, बड़ा सा मकान, सब कुछ था उसके पास। घर में भी सभी को पसंद था। ननकी, तेरी तबीयत ठीक तो है? चिंता न कर, सब ठीक ही होगा। आशा नर्सिंग होम यहाँ का बहुत जाना माना अस्पताल है। ननकी, डा भट्ट की ख्याति दूर दूर तक है। यहाँ से कभी कोई पेशेंट निराश नहीं लौटता, ऐसा लौकिक है। ये ले, पानी पी ले रमेश जी, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अभी खबर आ जाएगी कि खतरा टल गया है, कहते हुए अनुपमा ने पानी का गिलास रजनी के हाथ में दिया। रोहित वहां पड़ी हुई किसी मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। सामने सोफे पर एक स्त्री गोद में 8-10 महीने का बच्चा लेकर बैठी हुई थी जो सो रहा था। रजनी ने देखा कि वह बार बार पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। उसका भी कोई अपना अस्पताल में शायद एडमिट था। रजनी ने फिर पीछे गर्दन टिकाई और आंखें मूंद लीं। ननकी नाम कितना प्यारा है। यह नाम मेरा ही है। बचपन में माँ, बाबूजी, भैया सभी तो ननकी ही बुलाते थे मुझे। आशा नाम तो स्कूल और सहेलियों के बुलाने के लिए था और आशीष, मेरा आशीष भी तो मुझे आशा कहकर ही बुलाता था, लेकिन वह मेरा नहीं हुआ। डॉक्टर का क्या नाम बताया था दीदी ने? हाँ, डा भट्ट, मेरी बचपन की सहेली विजया का किराएदार जो छत पर एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। आशीष भट्ट नाम था उसका, वह भी मेडिकल स्टूडेंट ही तो था। तब वह MBBS के 2nd ईयर में था। लेकिन वह तो राजकोट, गुजरात का रहने वाला था। यहाँ कानपुर में उसका नर्सिंग होम, और इतना बड़ा विदेश से डिग्रियां लेकर आया हुआ कार्डियोलॉजिस्ट।
इतने में ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आई और अनुपमा के पति से बातें करने लगी। तो रजनी ने आंखें खोली और उठकर तेजी से उसके पास जाकर बोली, सिस्टर, कैसे हैं रमेश जी? कैसी है अब उनकी तबीयत? सॉरी बहन जी, अभी उनको होश आया नहीं है। डॉक्टर साहब और हम स्टाफ कोशिश कर रहे हैं। यह इंजेक्शन उनके लिए डॉक्टर साहब ने मंगवाया है, कहती हुई नर्स वापस ऑपरेशन थिएटर में चली गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। नर्स प्रभाकर जी के हाथ में एक पर्चा पकड़ा कर गई थी और वे तुरंत इंजेक्शन लेने वहां से बाहर की ओर चले गए। अनुपमा अब रजनी के पास आई और उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, ननकी, हिम्मत से काम ले, डॉक्टर अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। देखती जा, तेरे जीजा अभी इंजेक्शन लेकर आएंगे। मेरा मन कहता है इंजेक्शन लग जाने के बाद रमेश जी होश में आ ही जाएंगे। ऐसा ही हो दीदी, कहते हुए रजनी ने पास बैठी अनुपमा के कंधे पर सिर रख दिया। अनुपमा का बेटा रोहित, जो वहीं पर बैठा हुआ था, कि मोबाइल की रिंग बज उठी और वह हेलो बोलता हुआ वहां से उठकर थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। अब रजनी ने अनुपमा के कंधे से सिर उठाया और थोड़ी स्वस्थ होकर पहले की तरह आंखें मूंद कर बैठी। चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने से एक एक दृश्य गुजर रहा था। आशा, क्या तुम मुझसे आज शाम नानाराव पार्क में मिलने आ सकती हो? आशीष ने इतने प्यार से पूछा कि मैं मना न कर सकी और चली गई। आशीष ने अपने प्यार का इजहार किया। मैन ने शर्म से आंखें झुकाईं और अपने हाथ में पकड़े पर्स को कसकर दबाया। आशीष ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और आशु कहते हुए और नजदीक आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक पुरुष का स्पर्श तनमन में एक जादुई जोश पैदा कर रहा था। उस पहले स्पर्श का अनुभव मैं इस समय भी कर रही हूं। लेकिन क्यों? और रजनी ने एकदम से आंखें खोलीं। दीदी पास नहीं थी। कहाँ गई होगी? शायद वॉशरूम गई होगी। इतने में दीदी आती दिखाई दी और दूसरी तरफ से जीजाजी भी आते दिखाई दिए। रोहित अब भी दूर खड़ा मोबाइल पर बातें कर रहा था। शायद उसकी फियांसी का फोन था। जीजाजी ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े अटेंडेंट को इंजेक्शन का लिफाफा पकड़ाया और उसने उसे तुरंत अंदर भिजवा दिया। जीजाजी अब रजनी के साथ बैठे हुए थे। दूसरी तरफ दीदी बैठ गई। इस समय सभी की आंखें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगी हुई थीं। लगभग 25 मिनट के बाद दरवाजा खुला और अंदर से डॉक्टर भट्ट और उनके पीछे एक डॉक्टर व नर्स बाहर आए।